सरकारी कागज़ लेकर मदरसे का सर्वे करने, तो साजिद रशीदी साहब का ये कहना है कि जूते चप्पल से उनका स्वागत किया जाए। जो लोग भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, कोई भी हो उसमें, वो कितना बड़ा आदमी हो, कितना छोटा आदमी हो, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अगर वो कोई ऐसी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करता है या वो कोई ऐसे असभ्य काम करता है, तो वो कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की योगी सरकार लगातार जांच करवा रही है, लेकिन इस जांच को लेकर कुछ जो मुस्लिम संगठन हैं वो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर कैसे ये इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। जो योगी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करवा रही है, सर्वे करवा रही है, उन पर इनका क्या कहना है। सर, योगी सरकार गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके सर्वे करवा रही है, उनका ये कहना है सरकार का कि इनका कायाकल्प होना चाहिए और इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, कहाँ से इनको पैसा मिल रहा है, और ये सरकार को कहीं ना कहीं ये बताएं कि आखिर ये मदरसा चल कैसे रहा है और सरकार इसमें क्या मदद कर सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मदारिस इस्लामिया जो हैं वो मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त हो, अगर उनके इंक्वायरी के लिए कोई आता है और उनके सर्वे के लिए कोई आता है तो उन्हें बिल्कुल अपनी ईमानदारी के साथ उन्हें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस तालीम को वो दे रहे हैं और जिस तालीम की बैकग्राउंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलती हैं, जो दुनिया के अंदर एक इनकलाब लेकर के आए, उन्होंने मज़लूमों की मदद की और ज़ालिमों का साथ नहीं दिया, और मसावात के लिए, बराबरी के लिए, औरतों की फ़लाह के लिए उन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत ही वही काम इस तरह के हैं कि जो ईमानदारी के साथ आज दुनिया में जब पहला नाम आता है तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है, समाज सुधारने वाले लोगों में, और लिखने वाला जो है वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है। और आखिर में जब 10 लोग रह जाते हैं, यानी 100 के बाद 10 में भी पहला नाम उन्हीं का आता है, इसलिए कि उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ को गुजारा है और अपने फॉलोवर्स से उन्होंने जिस अंदाज की तवक्को की है वो ये है कि आपको अगर कोई रात के 12 बजे नहीं बल्कि 2 बजे भी आपके पास आए तो आपके दरवाज़े खुले होने चाहिए, आपको उसका स्वागत करना चाहिए, आपको इस्तकबाल करना चाहिए। और अपना आप तो ट्रांसपेरेंसी के लिए जाने जाते हैं, आप अगर ट्रांसपेरेंसी आपने नहीं बरती और सरकार को कहीं खामी मिलती है तो मैं तो ये कहूँगा कि दीन इस्लाम की तालीम की रोशनी में आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और आप पे वो कार्रवाई होनी चाहिए कि जिससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो आपकी वजह से धूमिल हो रहा है, इसलिए आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल सरकार के सर्वे करने का है, तो सरकार हम भारतीयों की है, हमारी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो एक संत आदमी है, और संत का मतलब ये है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, और ईश्वर का ही सारा कुनबा है, पूरा वसुधैव कुटुम्बकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह। योगी आदित्यनाथ जी, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो बिल्कुल जिस तरह से उनका अब तक का उनका कार्यकाल रहा है कि उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। अगर गुंडे किसी भी दल के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी मज़हब के हों, गुंडे मजहबी हो नहीं सकते, उन गुंडों को सही किया है, तो ये काम उनका सराहनीय है। और योगी जी मदरसों के बारे में मैं ख़ुद भी आपसे कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड का सदस्य होने के नाते जो आधुनिकीकरण की एजुकेशन है उसमें वो बहुत अच्छी स्कीम है जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी, उसे 27 साल हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो आधुनिकीकरण हमारे मदरसों के बच्चों में लागू हो जाए, इन्हें मैथ, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान अगर ये पढ़ने लगें और ये अन्य जो सामाजिक काम है उसमें आगे बढ़ेंगे तो ये देश के लिए बड़ा काम करेंगे और इससे ये लोग मुख्य धारा से जुड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि देश के लिए फिर जो विघटनकारी जो लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं फिर वो नाकाम हो जाएंगे। और मैं जी, आप तो स्वागत कर रहे हैं लेकिन साजिद रशीदी साहब हैं जो लगातार मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और लगातार बड़े बड़े टीवी न्यूज़ पर बैठते हैं, डिबेट में बैठते हैं। उनका ये कहना है कि सरकार भेदभाव कर रही है और अगर कोई आए सरकारी कागज़ लेकर मदरसे का सर्वे करने, तो साजिद रशीदी साहब का ये कहना है कि जूते चप्पल से उनका स्वागत किया जाए। आखिर ये क्या भाषा है, आखिर क्या वो संदेश देना चाहते हैं? आप एक तरफ एक नया संदेश दे रहे हैं, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप उनकी इस भाषा को क्या कहना चाहेंगे? आप खुद इस बात का आप इस बात को खुद जो है इसे क्लियर कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि विद्वान और उसके ऊपर अमल करने वालों की कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए और विद्वान कैसा
होता है ये आप स्वयं जानते हैं। अगर अगर आप जैसे लोग भी इल्म में यानी पढ़े लिखे में और अनपढ़ में फ़र्क न कर पाए तो ये बड़े अफसोस की बात होगी। मुस्लिम स्कॉलर हैं खुद। मैं आपको देखिए, मुस्लिम स्कॉलर, मैं किसी का नाम मैं आपको बता दूं, इन जनरल आपको बता रहा हूं मैं कि ये समझिए कि जितने तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर के नाम से बैठते हैं उन्हें लफ्ज़ मुस्लिम का ही पता नहीं है, उन्हें लफ्ज़ इस्लाम का ही पता नहीं है। आज इत्तिफाक विडंबना है, ये बदनसीबी है कि आज हमारा जो नेशनल जो हमारा मीडिया है वो सिर्फ किसी के नाम के पीछे भी इस्लामिक स्कॉलर लगा देता है, किसी के नाम के पीछे भी जो है वो इस्लामिक धर्मगुरु लिख देता है, ना वो उसकी जानकारी होती है और ना ही वो जानने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे हम भी जानते हैं इन चीज़ों को कि किस तरह से जो है वो इंसान को बना के खड़ा किया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा कहना ये है कि जो लोग भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, कोई भी हो उसमें, वो कितना बड़ा आदमी हो, कितना छोटा आदमी हो, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अगर वो कोई ऐसी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करता है या वो कोई ऐसे असभ्य काम करता है तो वो कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा जो संविधान है वो हमें बराबरी का हक देता है। तो बराबरी का हक का मतलब ये है कि आपके सिर्फ फर्जी नहीं है, आपके कर्तव्य भी हैं। और हमारा कर्तव्य ये है कि मदरसों के लोगों का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि उन्हें देख करके दूसरे लोग ये कहें कि ये हैं अच्छे लोग। और अगर वही लोग कहीं कोई मीडिया के लोग किसी के यहाँ जा रहे हैं और वो मीडिया के साथ जो बर्ताव करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तो उस तालीम के खिलाफ है, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक साहब, मैं दिल्ली के निज़ामुद्दीन के एक मदरसे की कवरेज करने गया। मुझे ये जानकारी मिली कि वो मदरसा एनएलडीओ की ज़मीन पर अवैध रूप से बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो तुफैल खान नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं है, जिनका वहाँ पर कुछ है ही नहीं, लेकिन वो मुझको और मेरे कैमरामैन को अंदर बंद कर लेते हैं। आखिर आप ये सभ्यता को क्या मानेंगे? भाई मैं तो सवाल करने गया था, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपके सवाल किए बगैर मैं वो बात कहने वाला था, वही बात मैंने कही है, वही संदेश मैंने दिया भी है जो मैंने रात के 12 बजे और 2 बजे की बात कही है। और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एजुकेशन और उनकी तालीम के बारे में जो बात कही कि उनकी शिक्षा ये नहीं है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी शिक्षा इसके ख़िलाफ़ है। मैंने वो वीडियो आपकी जब देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उसके बारे में कोई जानता हूँ, उस शख्स के बारे में, ना वहाँ मैं कभी गया हूँ। मैं इतना जानता हूँ, मैंने जब उस वीडियो को देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे लगा कि ये शख्स बिल्कुल जाहिल आदमी है और कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि अगर मेरे पास, आप मुझसे पूछिए, जब हम आंदोलन कर रहे थे तो हमारे पास जो है जितने हमारे साथी थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष तो खैर एक वॉलंटियर था, मगर ये कि प्रशांत भूषण जी और हमारी किरण बेदी जी, अन्ना हज़ारे जी, मैं मुफ्ती शमून कासमी, स्वामी रामदेव यहीं मौजूद हैं आपके जहाँ हम मिलने के लिए आए। तो स्वामी रामदेव के पीछे तमाम पुलिस लग गई, तमाम IB CBI भी हमारे पीछे भी लगी। तो हमारे पास आए तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। तो उसके बाद में जब ढूंढा, कहने लगे भाई इन पे तो कुछ निकल ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं, कोई केस ही नहीं है हमारे खिलाफ, तो कोई आज तक 2 लाइन की कहीं कोई तहरीर ही नहीं है। इसलिए कि हम तो सीधे अल्लाह यानी ईश्वर के संविधान को मानते हैं और अपने संविधान का पालन करते हैं। ईश्वरीय संविधान ये है कि तुम किसी को बुरा ना कहो, किसी को बुरा ना देखो और ना किसी के साथ बुरा करो। तो जब ये चीज़ अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अगर विनोद शर्मा अगर किसी वक्त भी जाकर किसी मदरसे में अगर इंक्वायरी करता है और वहाँ के ज़िम्मेदारों से पूछता है और उनसे सवाल करता है तो उन्हें बजाय सवाल करने के उन्होंने जो ये हरकत की है, मैं ये समझता हूँ उन्हें फौरी तौर से आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं वैधानिक कार्रवाई के हक़ में हूँ कि ऐसे लोग इस्लाम को, मुसलमानों को और मदारिस को बदनाम कर रहे हैं, मैं उसे कंडम करता हूँ। और जो आपने इससे पहले कहा कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो लोग कहीं ना कहीं, अगर आप सच्चे हैं तो सच को आँच नहीं। मैं इसे कहता हूँ कि मदारिस के जो लोग हैं बात करते हैं कि इन्हें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने ये नेशनल मीडिया पर भी कहा है कि आज ये देखिए कि हमारी राष्ट्रपति जो मौजूदा हैं, माननीय राष्ट्रपति हमारी महोदया एक ऐसे समाज से आती हैं जो बिल्कुल आखिरी पंक्ति का समाज था। इनसे पहले जो रामनाथ कोविंद जी थे हमारे महामहिम राष्ट्रपति, वो भी बिल्कुल और उनके बराबर ही से आते हैं। वो भी ऐसे थे जो हज़ारों साल से दबी कुचली कौम थी, जिनके साथ में इंसाफ नहीं हुआ था। उसके बाद जो तीसरे थे वो भी बिल्कुल उसी दबी कुचली कौम से ताल्लुक़ रखते थे, मतलब यानी गरीब घर से निकल कर के आए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और चौथे हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे भाई हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आकर के पूरी दुनिया में मान और सम्मान को हिंदुस्तान के बढ़ाया। उनकी बैकग्राउंड भी
ये है कि वो किसी राजघराने से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि उनके परिवार के अंदर कोई भी किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं रहा, जो मेरा जहाँ तक मेरी जानकारी है। और मैं ये कहता हूँ कि ये ईश्वरीय विधान है, ईश्वरीय वाणी है। अल्लाह पाक ने, ईश्वर ने ये कहा, हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जिन्हें कमज़ोर किया गया है उन्हें हम हुकूमत दें, हुकूमत नहीं, हम उन्हें ज़मीनों का भी वारिस बना। साहब तो कह रहे हैं, ओवैसी नहीं, मेरी बात सुनिए, ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं मदरसों की जब सर्वे सरकार करवा रही कि एनआरसी लागू करना चाह रहे हैं योगी जी, लगातार वो तो कह रहे हैं कि मदरसे का सर्वे होना ही नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए सर्वे? मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल है क्या, सर्वे के पक्ष में है कि विपक्ष में? आपको लगता है कि कायाकल्प जो सरकार की हर चीज़ के पक्ष में यूं हूं कि सरकार ये किसी अंग्रेज़ों की नहीं है, मुगलों की नहीं है, ये गैर हिंदुस्तानियों की नहीं है, हिंदुस्तानियों की सरकार है, हमारी सरकार है, हम इसका हिस्सा हैं, ये हमारी सरकार है। जिसने वोट दिया वो भी और जिसने नहीं दिया वो भी, उसका प्रधानमंत्री है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अपने ज़ाती मफादात हैं, उसके पर्सनल मफादात हैं। इसलिए कि राजनीति यही तो है हिंदुस्तान की, यही तो बदनसीबी है कि हम लोग हर चीज़ में, जहाँ जिस चीज़ के ऊपर हमें झगड़ा करना चाहिए, हाँ ओवैसी साहब को उस वक्त बोलना चाहिए अगर कहीं सर्वे में कहीं ज्यादती होती है, किसी को नाजायज़ दबाया जाता है, तो उस वक्त वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो पार्लियामेंट की महापंचायत के अंदर जो सबसे बड़ी पंचायत है देश की, जिसे संविधान ने अधिकार दिया है, वो वहाँ बोले, वहाँ बात करें अपनी। मगर कहाँ बोल रहे हैं? वो तो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे शाहिद रशीदी साहब वो कह रहे हैं जूते चप्पलों से इनका स्वागत कीजिए, ओवैसी साहब कह रहे हैं एनआरसी लगाना चाह रहे हैं। यही तो राजनीति है मेरे दोस्त। मैं यही, इसीलिए तो हमने आंदोलन किया था, तभी तो हमने कहा अरविंद केजरीवाल तुम पूरे देश के गुनहगार हो। जब हमने आंदोलन शुरू किया था यहीं पे जंतर मंतर बराबर में है, तो हम ये चाहते थे कि हम देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। देश के अंदर वो व्यवस्था परिवर्तन को किसने रोका? वो अरविंद केजरीवाल ने रोका। अगर उस वक्त राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट और जीरो बैलेंस पे हमारा इलेक्शन होता तो वो लोग आते जो ज़मीन से जुड़े हुए होते। आज नरेंद्र मोदी जी ने आकर के एक बड़ा काम किया है कि उन्होंने उन विघटनकारियों को, देश को कमज़ोर करने वाले लोगों को, देश में विकास न लाने वाले लोगों को उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह करके जो उन्होंने आवाज़ दी थी। तो उस वक्त 2014 में, विनोद जी आपको मैंने वो वीडियो भेजी और भेजूंगा, आप चलाइए उसे अपने यहाँ। मैंने ये कहा था कि 2014 में ये राक्षस जाएंगे और परिवर्तन आएगा। तो मोदी जी ने वो परिवर्तन वो लाए। बहुत सारे लोग मुझे ये कह सकते हैं कि मैं राजनीतिक तौर से कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक तौर से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये ईमानदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स आया जिसने सबको जोड़ लिया, और वो है नरेंद्र मोदी। और किसी राजघराने के अंदर पैदा नहीं हुए, वो गरीब घर के अंदर पैदा हुए। बिल्कुल आखिरी सवाल मुफ्ती साहब, क्या लगता है कि सर्वे जो हो रहा है, सर्वे जो कराया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, क्या लगता है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी आईएएस और आईपीएस की दौड़ में होंगे? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ, अभी जो है मैंने रिजल्ट देखा मदरसों का, बहुत सारे मदरसों के बच्चों ने जो है वो, कई सौ बच्चों ने जो है वो, सैकड़ों बच्चों ने नीट की एजुकेशन में बड़ा अच्छा उनका किरदार रहा है। और अगर ये सर्वे होगा और उन्हें सारी सहूलियात मिलेंगी, उनके अंदर वो कोर्स भी पढ़ाया जाएगा कि जिससे वो डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें, वो मुख्य धारा से जुड़ सकें, अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, तो इसमें क्या बुराई की बात है? इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, बल्कि इस्लाम इस चीज़ को पसंद करता है और कहता है। इस्लाम इस बात को पसंद नहीं करता जो खुदगर्जी की बात कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये मिशन था। उन्होंने क़ब्ल नबूवत, नबी होने का, पैगंबर होने का ऐलान करने से पहले उन्होंने एक तंजीम बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका काम था हम मज़लूम का साथ देंगे, हम मज़लूम का साथ देंगे, जालिम का साथ नहीं देंगे। यानी शोषण करने वाले का साथ नहीं देंगे, शोषित का साथ देंगे। ये उनकी हयात का मकसद था। और डर क्यों लग रहा है? अच्छा, मुझे बिल्कुल एक छोटा सा सवाल है, इनको डर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है सर्वे से डर क्यों लग रहा है? कुछ लोग तो नहीं डर रहे हैं। मैंने मदरसों में, क्योंकि मैंने कहा है लोग नहीं, लेकिन ये लोग क्यों गया हूँ, मैं मदरसों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मदरसे के लोग नहीं डर रहे हैं। ये तो राजनीति कर रहे हैं उनके नाम के ऊपर। और जो इस तरह के लोग, आप जान सकते हैं कि उनका क्या कैरेक्टर होगा, जो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, उनका क्या ताल्लुक़ है मजहबी एजुकेशन से या मॉरली एजुकेशन से। वो तो इसका मतलब ये है कि वो अमर्यादित लोग हैं। तो अमर्यादित लोगों को समाज की, सोसाइटी को चाहिए कि ऐसे लोगों को सज़ा दे। तो मेरे साथ शम्मून काश्मी साहब थे। मुफ्ती शम्मून काश्मी का ये कहना है कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ऐसे सर्वे से ये निकल कर आएगा कि किस बच्चे में क्या प्रतिभा है और वो क्या आगे बनना चाहता है। और सरकार जो सर्वे करवा रही है, मुफ्ती शम्मून काश्मी का ये कहना है कि हम उस सर्वे के साथ हैं। सरकार जो काम कर रही है उससे कहीं ना कहीं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।